अस्सलाम वालेकुम। रोटेशनल मोशन में लास्ट टाइम हमने सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन को डिस्कस तो कर लिया था, लेकिन हमारे पास उसके एमसीक्यूज रहते थे। इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन और इसके अलावा टेंजेंशियल एक्सीलरेशन के एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है, अ बॉडी इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ विद कांस्टेंट स्पीड। द मैग्नीट्यूड ऑफ टेंजेंशियल एंड सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन आर। आप क्वेश्चन को देखें तो यहाँ पर मेंशन है कि एक बॉडी एक सर्कुलर पाथ में रोटेट कर रही है और उसकी स्पीड कांस्टेंट है। अगर स्पीड कांस्टेंट है दैट मीन्स हमारे पास ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। तो देखिए, आपको क्वेश्चन की स्टेटमेंट को पढ़कर हिंट मिल गया कि ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, और अगर ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन तो यहाँ पर सिर्फ एक एक्सेलेरेशन प्रेजेंट होगी एंड दैट इज सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन। तो जिस ऑप्शन में टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन 0, उनमें से कोई आंसर होगा या बीटा या चार्ली। तो चार्ली तो नहीं हो सकता, बीटा के अंदर सेंट्रीपिटल v²/r है, तो करेक्ट आंसर बीटा होगा। और ये बात याद रखिएगा कि जो टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन हमारे पास उसका फार्मूला जो हम लिखते हैं दैट इज इक्वल टू r टाइम्स अल्फा, और इसके अलावा रेट ऑफ चेंज ऑफ टेंजेंशियल वेलोसिटी, ये इसका फार्मूला होगा। वर्क डन ड्यू टू सेंट्रीपिटल फोर्स फॉर सर्कुलर मोशन विल बी। हम सब लोग जानते हैं कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स है दैट इज बेसिकली डिफ्लेक्टिंग फोर्स। इसको हम डिफ्लेक्टिंग फोर्स का नाम देते हैं। और डिफ्लेक्टिंग फोर्स का मतलब ये है कि फोर्स डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में नहीं होती, या फोर्स का कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में नहीं होता। और हम अगर इस डायग्राम को देखें तो हम ये देखेंगे कि सेंट्रीपिटल फोर्स सर्कुलर मोशन में हर पॉइंट पे वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होती है। और आप ये भी जानते हो कि वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन सेम, तो वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान एंगल हर पॉइंट पे 90। और वर्क डन के फार्मूला में जब आप एंगल 90 पुट करेंगे, एफ डी कॉज थीटा होता है, यहाँ कॉज 90 आएगा, तो वर्क डन की वैल्यू क्या आएगी? 0। तो यहाँ करेक्ट आंसर हमारे पास क्या होगा? वो डेल्टा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, A 500 kilogram car takes a round turn of radius 50 meter with a velocity of 36 km per hour. The centripetal force is, हमें mass given है 500 किलोग्राम, रेडियस गिवन है 50 मीटर, वेलोसिटी गिवन है, फोर्स फाइंड करनी है। तो फोर्स का फार्मूला इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी m टाइम v²/r। तो mass 500 किलोग्राम, वेलोसिटी को कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि वो किलोमीटर पर आर में है, और रेडियस कितना है? 50। अब कन्वर्ट कैसे करेंगे? 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000। और 1 आवर में कितने सेकंड? 3600। तो ये 0 कैंसिल हुए, 36। तो वेलोसिटी कितनी आ गई? 10 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ 10 पुट करेंगे और स्क्वायर लेना नहीं भूलना। 50 इंटू 10 500, 10 का स्क्वायर 100, 100 इंटू 10 1000 न्यूटन मीन्स 1 किलो न्यूटन आंसर है। करेक्ट ऑप्शन इज बीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, A cycle wheel of radius 0.4 meter completes one revolution in 1 second. Then the acceleration of a point on a cycle wheel will be. हमारे पास एक साइकिल व्हील है जिसका रेडियस 0.4 मीटर है, कंप्लीट करता है 1 रेवोल्यूशन, थीटा गिवन है, इन 1 सेकेंड टाइम गिवन है। फाइंड करनी है एक्सेलेरेशन। एक्सेलेरेशन का फार्मूला हमारे पास v²/r के अलावा r ओमेगा स्क्वायर भी है। अब ओमेगा हमें डायरेक्ट गिवन नहीं है, तो ओमेगा की जगह डेल्टा थीटा ओवर डेल्टा टी आएगा, और यहाँ पर होल स्क्वायर। वैल्यूज पुट करें, रेडियस 0.4 है, थीटा कहता है 1 रेवोल्यूशन मीन्स 2 पाई रेडियन, और टाइम कितना है? 1 सेकेंड, होल स्क्वायर। तो यहाँ 0.4, 2 का आप स्क्वायर लेंगे 4, या आ गया 4 पाई स्क्वायर। तो 0.4 को 4 से मल्टीप्लाई करें, अगर 4 4 से होता 16, तो ये 1.6 आएगा। तो 1.6 पाई स्क्वायर और यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। करेक्ट ऑप्शन इज बीटा। A stone of mass m tied to a string of length L is rotated in a circle with the other end of a string as the center. The speed of the stone is v. If the string breaks, the stone will move. हम जानते हैं कि जब बॉडी सर्कल में मूव कर रही होती है तो हर पॉइंट के ऊपर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जो है दैट इज अलोंग द टेंजेंट। कोई भी पॉइंट हो, वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या है? दैट इज अलोंग द टेंजेंट। तो अगर ये ऑब्जेक्ट हमारे पास अटैच है एक स्ट्रिंग के साथ और एक सर्कुलर पाथ में रोटेट कर रहा है, और क्वेश्चन में ये कहा गया कि अगर स्ट्रिंग ब्रेक करे तो स्टोन कहाँ मूव करेगा? तो अगर ये स्ट्रिंग ब्रेक हो तो स्टोन मूव करेगा अलोंग द टेंजेंट। तो आंसर क्या होगा?
चार्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मड फ्लाइज ऑफ द टायर ऑफ अ फास्ट मूविंग कार इन द डायरेक्शन ऑफ, सेम लास्ट जो क्वेश्चन है उससे रिलेटेड है कि हमारे पास अगर एक कार का टायर रोटेट करता है और उस कार के टायर के साथ अटैच है मड, तो मड किस डायरेक्शन में फ्लाई करेगा? मड फ्लाई करेगा अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, और वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होती है? वो टेंजेंशियल होती है, तो टेंजेंट इसका आंसर होगा। तो टेंजेंट टू द मूविंग कार, करेक्ट ऑप्शन क्या है? दैट इज चार्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट वेक्टर फॉर्म ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स? हमने लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि सेंट्रीपिटल फोर्स को वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं, उसी को देखें। देखिए, अगर तो मैग्नीट्यूड की बात हो तो mv²/r होगा। अब सेंट्रीपिटल फोर्स को अगर आपने वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो दो चीजें हैं, एक यहां पर आ जाएगा यूनिट वेक्टर और एक यहां पर आपके पास साइन आएगा नेगेटिव। नेगेटिव साइन क्यों आया? नेगेटिव साइन यहां पर रिप्रेजेंट ये करेगा कि फोर्स की जो डायरेक्शन है दैट इज अलोंग द रेडियस बट टुवर्ड्स सेंटर, ये सेंटर के टुवर्ड्स है। अब ये भी कह सकते हो कि पोजीशन वेक्टर आर के ऑपोजिट है, इस वजह से नेगेटिव साइन आया। इसके अलावा अगर आप इसको ओमेगा की फॉर्म में लिखना चाहो तो आप इसको सिंपल लिखोगे m⍵²r और साथ यहाँ पर r यूनिट वेक्टर आ जाएगा। तो यहाँ पर देखें कि कौन सी ऑप्शन करेक्ट है, m⍵²r और साथ साइन क्या है आपके पास नेगेटिव, लेकिन यहाँ पर पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में है, ये अकेला है यूनिट वेक्टर की फॉर्म में, इसको पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। आप जानते हो कि यूनिट वेक्टर किसके इक्वल होता है? दैट इज इक्वल टू वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड। तो यहां पर आप इस r की जगह पे लिख दोगे r वेक्टर ओवर मैग्नीट्यूड, r कैंसिल हो जाएगा तो ये m⍵²r आएगा। तो ये है इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर और ये है इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर जो रेडियल वेक्टर r है। तो करेक्ट ऑप्शन फिर कौन सी हुई? डेल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन, a particle revolves round a circular path with a constant speed. The acceleration of the particle is, एक पार्टिकल रिवॉल्व कर रहा है एक सर्कुलर पाथ में कांस्टेंट स्पीड के साथ, तो एक्सेलेरेशन क्या होगी? अल्फा ऑप्शन अलोंग द सर्कमफेरेंस, बीटा अलोंग द रेडियस, चार्ली अलोंग द टेंजेंट। देखें, अगर हमारे पास स्पीड कांस्टेंट है तो ये कौन सी मोशन है? दैट इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में सिर्फ सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन प्रेजेंट होती है, इसके अलावा टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन भी जीरो होती है और एंगुलर एक्सेलेरेशन भी जीरो होती है। और सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन क्या होती है? दैट इज बेसिकली रेडियल एक्सेलेरेशन, तो अलोंग द रेडियस बीटा ऑप्शन होगी। A car is moving with high velocity when it has a turn. A force act on it outwardly because of, एक गाड़ी मूव कर रही है एक टर्न के ऊपर। हम जानते हैं कि हमारे पास जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, नाम से पता चलता है कि दैट इज सेंटर सीकिंग फोर्स, तो उसकी डायरेक्शन तो उस सर्कुलर पाथ के अलोंग द रेडियस टुवर्ड्स सेंटर होती है। हमसे कहा गया फोर्स एक्ट्स ऑन इट आउटवर्डली, वो कौन सी फोर्स है जो आउटवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करती है? जब आप गाड़ी के स्टीयरिंग को घुमाते हैं और किसी पॉइंट पे हाथ से छोड़ें तो वो ऑपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करता है, कौन सी फोर्स निकलती है आउटवर्ड? दैट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में कहा जाता है कि ये सूडो फोर्स होती है, सूडो फोर्स, इमेजिनरी फोर्स, इनर्शियल फोर्स जो किसी और की वजह से प्रोड्यूस होगी। और सेंट्रीपिटल टुवर्ड सेंटर और सेंट्रीफ्यूगल अवे फ्रॉम द सेंटर, करेक्ट ऑप्शन इज अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन, a cyclist turns around a curve at 15 miles per hour. If he turns at double the speed, the tendency of overturn is, एक साइकिलिस्ट 15 माइल्स पर आवर से मूव करता है, अगर वो अपनी स्पीड को डबल कर देता है तो उसके टर्न होने की टेंडेंसी, देखिए फोर्स के फार्मूला में फोर्स का स्पीड या वेलोसिटी के स्क्वायर के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, तो अगर वो स्पीड को डबल करेगा तो 2 का स्क्वायर 4, हमारी फोर्स की वैल्यू 4 टाइम्स हो जाएगी, तो उसके ओवरटर्न होने की टेंडेंसी 4 गुना बढ़ जाएगी। उसको 4 गुना ज़्यादा फोर्स चाहिए और 4 गुना उसके ओवरटर्न होने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी, तो क्वाड्रपल हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बॉडी ऑफ मास 5 किलोग्राम is moving in a circle of radius 1 meter with the angular velocity of 2 radian per second. The centripetal force is, देखिए सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला इन टर्म्स ऑफ एंगुलर वेलोसिटी m टाइम ओमेगा स्क्वायर r है, मास की वैल्यू 5, ओमेगा कितना है 2 रेडियन पर सेकंड, कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं, यहाँ 2 का स्क्वायर, और रेडियस कितना है 1, 2 का स्क्वायर 4, 4 × 5 20 न्यूटन आंसर होगा बीटा।
द डायरेक्शन ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स अलोंग द रेडियस टुवर्ड्स सेंटर, तो क्या इसका आंसर होगा टुवर्ड्स सेंटर, अल्फा ऑप्शन। और अगर सेंट्रीफ्यूगल होता अवे फ्रॉम सेंटर, तो अल्फा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, a car of mass 1000 kilogram traveling at 40 meter per second rounds a curve of radius 100 meter. What is the centripetal force? अब ये फार्मूला इन टर्म्स ऑफ स्पीड यूज होगा, डाटा को देखकर डिसाइड कर लिया करें कि कौन सा फार्मूला यूज होगा। तो यहाँ इन टर्म्स ऑफ स्पीड v आएगा m v स्क्वायर ओवर r, मैस 1000 है, वेलोसिटी 40, स्क्वायर लेना नहीं भूलना, और रेडियस कितना है 100, ये 10 आ जाएगा। 40 का स्क्वायर 1600 इंटू 10 16,000 न्यूटन। डेसिमल मूव करेगा 4 प्लेसेस, तो 1.6 10 रेज़ टू पावर 4 न्यूटन आंसर होगा। करेक्ट ऑप्शन इज चार्ली। इफ द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ ऑफ अ मूविंग बॉडी इज हाफ विदाउट चेंजिंग द स्पीड, देखिए स्टेटमेंट में आपको कंडीशन दे दी कि रेडियस जो है वो हाफ हो गया विदाउट चेंजिंग द स्पीड, इसका मतलब स्पीड जो है v वो कांस्टेंट है। तो पता चल गया कि सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला कौन सा यूज करना है इन टर्म्स ऑफ v। तो v अगर हमारे पास कांस्टेंट है तो हमें रिलेशन मिल गया कि फोर्स का रेडियस के साथ इनवर्स रिलेशन है। तो कंडीशन वो क्या दे रहा है, कंडीशन दे रहा है कि जो रेडियस है वो क्या हो रहा है हाफ, तो रेडियस की वैल्यू हाफ, यहाँ r की जगह r/2 पुट करोगे तो सेंट्रीपिटल फोर्स डबल हो जाएगी। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर क्या है चार्ली है। तो ये ख्याल आप लोगों ने रखना है कि हमारे पास जो स्टेटमेंट है उस स्टेटमेंट में वो क्या कंडीशन बताता है। अगर वो ओमेगा कांस्टेंट कहता फिर m ओमेगा स्क्वायर r, फिर डायरेक्ट रिलेशन होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, a stone of mass 250 gram is tied to the end of a string of length 1 meter. It is whirled in a horizontal circle with the frequency 30 revolution per minute. What is the tension in a string? हमें मैस गिवन है 250 ग्राम, स्ट्रिंग के साथ अटैच है जिसकी लेंथ 1 मीटर है। अगर उसको एक हॉरिजॉन्टल सर्कल में रोटेट किया कितनी फ्रीक्वेंसी से 30 रेवोल्यूशन पर मिनट, तो टेंशन क्या होगी। हॉरिजॉन्टल सर्कल में सेंट्रीपिटल फोर्स टेंशन के इक्वल होती है। तो टेंशन फाइंड करने का मतलब होगा कि सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला m v स्क्वायर ओवर r यूज होगा। अब हमें गिवन ओमेगा की फॉर्म में है तो m ओमेगा स्क्वायर r होगा। मैस 250 ग्राम है तो फिर 250 के साथ 1000 डिवाइड हो जाएगा। ओमेगा 30 रेवोल्यूशन पर मिनट, रेवोल्यूशन मीन्स 2 पाई और मिनट मीन्स 60, तो 2 पाई से मल्टीप्लाई 60 से डिवाइड, और जो रेडियस है वो कितना है 1, तो 250 इंटू 4000, ये 1/4 आ गया, 30 इंटू 260 और ये 2 कैंसिल, तो ये आ गया पाई स्क्वायर। तो आपका आंसर क्या है पाई स्क्वायर बाय 4 और यूनिट क्या है न्यूटन। तो करेक्ट ऑप्शन इज अल्फा। क्लियर है यहां तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। A particle of mass m is executing uniform circular motion on the path of a radius r. If p is the magnitude of its linear momentum, the radial force acting on a particle is. देखिए एक तो पता चल गया कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, इसका मतलब स्पीड चेंज नहीं हो रही। फार्मूला चाहिए p की फॉर्म में, p क्या है मोमेंटम, और किसका फार्मूला रेडियल फोर्स मींस सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला हमारे पास है m टाइम v स्क्वायर ओवर r। अब आप जानते हैं कि मोमेंटम इक्वल होता है m टाइम्स v के, तो इसको m टाइम्स v बनाने का तरीका क्या। अब ऑप्शंस को देखकर आपने सॉल्व करना है। ऑप्शंस के अंदर कहीं पर v नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि हमें v को भी एलिमिनेट करना। अब v को एलिमिनेट कैसे करेंगे, इस फार्मूला को मैथ से मल्टीप्लाई मैथ से डिवाइड कर दें। जब मैथ से मल्टीप्लाई किया तो ये एम स्क्वायर हो गया, मैथ से डिवाइड किया ये 1/m आ गया। अब ये m स्क्वायर v स्क्वायर ये किसके इक्वल आ जाएगा p स्क्वायर के। तो देखें जब ये p स्क्वायर के इक्वल आया तो आपका v एलिमिनेट हो गया, तो इसका आंसर p स्क्वायर ओवर rm, जो ऑप्शन क्या है चार्ली। अगर v को एलिमिनेट ना करना होता फिर आप क्या करते, m v स्क्वायर ओवर r को m v ओवर r लिख देते। उस केस में आपका एम वी किसके इक्वल आ जाता पी के, तो फार्मूला पी वी ओवर आर आता। अब दोनों फार्मूलाज में जरा डिफरेंस देखें, ये फार्मूला इन टर्म्स ऑफ मैस है और ये इन टर्म्स ऑफ वी है।
इस फार्मूला के अंदर आपके पास v प्रेजेंट नहीं है, v एलिमिनेट हुआ, और इस फार्मूला के अंदर मैस नहीं है, मैस एलिमिनेट हुआ। तो आंसर देखें, ऑप्शंस देखें, उसके मुताबिक जिसको एलिमिनेट करना है उसको एलिमिनेट करें, आपका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, a stone ties to the end of a string 1 meter long is whirled in a horizontal circle with a constant speed. If the stone makes 22 revolutions in 44 seconds, what is the magnitude and direction of acceleration of the stone? अब स्टेटमेंट पढ़ें तो हमें कहा गया कि एक स्टोन है जो एक स्ट्रिंग के साथ अटैच है, जिसकी लेंथ 1 मीटर, मीन्स ये रेडियस गिवन है, सर्कल कौन सा है, हॉरिजॉन्टल, स्पीड कांस्टेंट है, मीन्स यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, 22 रेवोल्यूशंस इन 44 सेकंड, ये ओमेगा गिवन है। फाइंड करनी है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन एक्सेलेरेशन की। अगर यूनिफॉर्म मोशन है तो ये आपकी सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन, डायरेक्शन हम जानते हैं अलोंग द रेडियस टुवर्ड सेंटर होगा, अलोंग द रेडियस टुवर्ड सेंटर अल्फा ऑप्शन भी है, बीटा भी है। अब दोनों में से चेक करना है कौन सा करेक्ट, मैग्नीट्यूड से पता चलेगा, फार्मूला ओमेगा स्क्वायर इनटू आर यूज होगा। ओमेगा क्या है, 22 रेवोल्यूशंस, 7 2 पाई आएगा, कन्वर्ट करना है रेडियन में, और 44 सेकंड्स, नीचे 44 आ गया, इसका होल स्क्वायर, और जो हमारे पास रेडियस है दैट इज 1, 22 इंटू 2 44, 2 कैंसिल, ये आपके पास पाई स्क्वायर आ गया, और यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो पाई स्क्वायर बीटा ऑप्शन है, अलोंग द रेडियस टुवर्ड सेंटर, करेक्ट ऑप्शन इज बीटा। द सेंटीपिटल एक्सेलेरेशन ऑफ अ कार traveling at constant speed around a frictionless circular track. सेंटीपिटल एक्सेलेरेशन गाड़ी की, एक जो ऐसी गाड़ी जो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है, क्या होगी? अल्फा ऑप्शन 0, बीटा ऑप्शन हैज कांस्टेंट मैग्नीट्यूड बट वेरिंग डायरेक्शन, चार्ली हैज कांस्टेंट डायरेक्शन बट वेरिंग मैग्नीट्यूड, और डेल्टा हैज वेरिंग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। देखें, 0 तो नहीं हो सकता क्योंकि सेंटीपिटल एक्सेलेरेशन हर कर्व पाथ में प्रेजेंट होगा, क्योंकि यही वो एक्सेलेरेशन है जिसकी वजह से डायरेक्शन चेंज हो रही होती है। इसका फार्मूला है v स्क्वायर ओवर r, तो उसने बता दिया कि स्पीड कांस्टेंट है, इसका मतलब v कांस्टेंट। तो ओवरऑल हमारे पास जो मैग्नीट्यूड है उसमें कोई भी फैक्टर ऐसा नहीं जो चेंज हो रहा, तो हम कहेंगे कि हमारे पास मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है। अब रही बात डायरेक्शन की, क्या डायरेक्शन चेंज होती है या नहीं होती? तो देखें, जब हम एक सर्कुलर ट्रैक ड्रॉ करते हैं और मैं उसमें मल्टीपल पॉइंट्स लेट से ले लेता हूं, ए, बी, सी और डी, और ये हमारा सेंटर है। इन चारों पॉइंट्स के ऊपर अगर आप मेंशन करते हो कि आपके पास सेंटीपिटल एक्सेलेरेशन की डायरेक्शन क्या है, तो ए पॉइंट के ऊपर आपके पास अलोंग द रेडियस टुवर्ड्स सेंटर जब ड्रॉ करोगे तो ये टुवर्ड्स लेफ्ट है। अगर मैं यहाँ पर एक्स वाई जी और एक्स वाई एक्सिस को ड्रॉ करूँ तो एक्स नेगेटिव एक्स, वाई नेगेटिव वाई, तो ए पॉइंट पे इसकी जो डायरेक्शन है वो नेगेटिव एक्स, तो इसका जो यूनिट वेक्टर आपके पास आएगा दैट इज माइनस आई। अगर बी पॉइंट पे देखें अलोंग द रेडियस टुवर्ड्स सेंटर, वो डाउनवर्ड है, और डाउनवर्ड का मतलब है कि वो टुवर्ड्स नेगेटिव आए, तो यहाँ यूनिट वेक्टर आएगा नेगेटिव जे। सी पॉइंट पे टुवर्ड्स राइट, टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस, यूनिट वेक्टर आएगा पॉजिटिव आई, और डी पॉइंट के ऊपर अलोंग द रेडियस टुवर्ड्स सेंटर अपवर्ड आएगा पॉजिटिव वाई डायरेक्शन या जे। तो क्या हर पॉइंट के ऊपर आपकी डायरेक्शन सेम है? नो, हर पॉइंट पे यूनिट वेक्टर चेंज हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास अगर कांस्टेंट स्पीड से बॉडी रोटेट करे तो सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन की मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होगी, लेकिन डायरेक्शन जो है वो वेरी कर रही होगी, तो करेक्ट ऑप्शन इज बीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, a centripetal force F acts on a body moving with the angular speed omega. If the angular speed is tripled, then the magnitude of centripetal force becomes, देखें ओमेगा को 3 टाइम कर रहे हैं, फोर्स का ओमेगा के साथ जो रिलेशन है वो डायरेक्ट है और स्क्वायर के साथ है। तो अगर आप यहाँ पर ओमेगा को ट्रिपल कर रहे हो, ओमेगा 3 टाइम इंक्रीज करेगा तो 3 का स्क्वायर 9, तो फोर्स कितनी हो जाएगी? वो 9 टाइम्स हो जाएगी, करेक्ट ऑप्शन बीटा। Next question. If during circular motion tangential velocity of the body becomes double, then centripetal force becomes, क्या आंसर आपका ख्याल है इसका होगा? क्वेश्चन में वो कहता है कि हमारे पास सर्कुलर मोशन के अंदर अगर टेंजेंशियल वेलोसिटी यानी v वो क्या हो जाए, डबल हो जाए, तो फोर्स क्या हो जाएगी? अब जो फार्मूला होगा वो इन टर्म्स ऑफ v होगा, एंड दैट इज mv स्क्वायर ओवर r। तो अब अगर मैं यहां पर कहता हूं कि v हमारे पास डबल हो रहा है तो 2 का स्क्वायर 4, तो फोर्स कितनी हो जाएगी? फोर्स विल बिकम्स
4 times. Answer is Charlie. Quadruple जिसको हम बोलते हैं. Next question. A 10 Newton force moves a body round a circular path of radius 50 centimeter. What is the work done? देखिए डेटा हमें सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है कि फोर्स गिवन है, रेडियस गिवन है और वर्क डन फाइंड करना है इन कंप्लीटिंग वन रेवोल्यूशन. हम जानते हैं कि सर्कुलर पाथ में जो फोर्स होती है सेंटीपिटल, उसका डिस्प्लेसमेंट के साथ एंगल कितना होता है 90, और वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा आपके पास क्या होगा, इस 90 डिग्री की वजह से वो जीरो होगा. तो करेक्ट ऑप्शन इज बीटा. नेक्स्ट क्वेश्चन. इफ द टेंजेंशियल एंड सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन आर टेंजेंट एंड अलोंग द सेंटर. टेंजेंशियल और सेंट्रीपिटल के बारे में कहा गया कि एक टेंजेंट के लॉन्ग है और एक सेंटर के लॉन्ग है. देन द रिजल्टेंट एक्सेलेरेशन विल बी. तो फिर रिजल्टेंट एक्सेलेरेशन किसके इक्वल होगी? अब ये क्वेश्चन ऐसा आया आपके पास जिस क्वेश्चन के में हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात हो रही है, क्योंकि यहाँ दो तरह की टेंजेंशियल और सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन प्रेजेंट है. और मैंने आपको लेक्चर में बताया था कि सर्कुलर पाथ में ये दोनों एक्सेलेरेशन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं. सेंट्रीपिटल अलोंग द रेडियस टुवर्ड सेंटर है और टेंजेंशियल अलोंग द टेंजेंट है, और इन दोनों में एंगल कितना है 90. अब हमें फाइंड करना है इनका रिजल्टेंट. तो जब रिजल्टेंट फाइंड करेंगे हेड टू टेल रूल से AT को AC में ऐड करें. जब हेड टू टेल रूल से ऐड करेंगे तो ये आएगा इन दोनों का रिजल्टेंट. ये हमने फाइंड करना है. तो कैसे फाइंड करेंगे? पैथागोरस से. हमें बेस गिवन है AC, परपेंडिकुलर गिवन है, तो पैथागोरस बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर होल अंडर रूट. तो ये रिजल्टेंट एक्सेलेरेशन की मैग्नीट्यूड आ गई. अगर आपसे डायरेक्शन पूछी जाती और लेट से मैं हॉरिजॉन्टल के साथ ये एंगल फाइंड करना चाहता हूं, तो इस रिजल्टेंट एक्सेलेरेशन की डायरेक्शन के लिए tan यूज करेंगे. tan इनवर्स परपेंडिकुलर AT और बेस क्या है AC. तो आपको AT और AC के फार्मूलाज पता है, उनको सब्स्टिट्यूट करें. तो अगर वैल्यूज गिवन होती तो आप बता सकते थे कि एग्जैक्ट वैल्यू क्या है और डायरेक्शन क्या है. If the radius of the circular path of a particle is quadrupled without changing its frequency of rotation, the centripetal force on it is. हमें क्वेश्चन में कहा गया कि अगर हमारा जो रेडियस है सर्कुलर पाथ का वो क्या हो जाए क्वाड्रपल. क्वाड्रपल मींस 4 टाइम्स विदाउट चेंजिंग इट्स फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन. उसकी फ्रीक्वेंसी f वो क्या है, वो कांस्टेंट है. तो फिर सेंट्रीपिटल फोर्स पे क्या फर्क पड़ेगा? अब हमें सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला वो चाहिए जो इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी. तो फार्मूला m ओमेगा स्क्वायर r, इसमें ओमेगा को रिप्लेस करना पड़ेगा. ओमेगा इक्वल है 2 पाई f. तो यहाँ पर फार्मूला आपके पास आ गया 2 पाई f होल स्क्वायर इंटू r. तो फार्मूला बनेगा 4 पाई स्क्वायर m f स्क्वायर इंटू r. अब मैथ तो वैसे ही कांस्टेंट है और यहाँ फ्रीक्वेंसी भी कांस्टेंट. तो फोर्स का रेडियस की 1 पावर से रिलेशन है. तो फोर्स का अगर रेडियस की 1 पावर से रिलेशन है मींस लीनियर रिलेशन है, तो हमें रेडियस के बारे में ये कहा गया कि रेडियस क्वाड्रपल 4 टाइम. तो फोर्स की वैल्यू भी 4 टाइम्स हो जाएगी. तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर क्या है? चार्ली, क्वाड्रपल्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन. An angular ring with inner and outer radii R1 and R2 is rolling without slipping with a uniform angular speed. The ratio of the forces experienced by the two particles situated on the inner and outer part of the ring is. हमारे पास एक रिंग है जिसका इनर और आउटर रेडियाई हमें गिवन है. लेट से हम कहते हैं कि ये हमारे पास वो रिंग है. ये इसका आउटर रेडियाई, इसको R1 बोल दें, और ये इसका इनर रेडियाई, इसको R2 बोल दें. रोल कर रही है विदाउट स्लिपिंग विद अ यूनिफॉर्म एंगुलर स्पीड, और इसका जो ओमेगा है वो कांस्टेंट है. द रेशियो ऑफ द फोर्सेज एक्सपीरियंस बाय द टू पार्टिकल्स. कौन कौन से पार्टिकल? एक जो इनर और दूसरा जो आउटर पार्ट पे होगा. अच्छा, मैंने यहां पर इनर और आउटर को मिक्स कर दिया. इसको मैं करेक्ट कर दूं, क्योंकि इनर को उसने R1 बोला और आउटर को R2 बोला. तो यहाँ पर हमारे पास जो इनर है उसको R1 लिखेंगे और जो आउटर है उसको R2 लिखेंगे. तो आपको फाइंड करनी है F1 और F2 की रेशियो. तो सिंपल क्वेश्चन है. फोर्स का फार्मूला आप लोग जानते हैं इन टर्म्स ऑफ ओमेगा, वो है m ओमेगा स्क्वायर इंटू r. ओमेगा कांस्टेंट है, m भी कांस्टेंट है. तो r के साथ रिलेशन क्या है? डायरेक्ट. तो फोर्स की जो रेशियो होगी वो रेडियस की रेशियो के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी. तो R1 ओवर R2, करेक्ट ऑप्शन इज बीटा. नेक्स्ट क्वेश्चन.
If a body of mass m is rotating in a circle of radius r with frequency of rotation f, the centripetal force acting on it is. अभी हमने लास्ट में देखा कि फार्मूला इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होगा. फार्मूला होता है m ओमेगा स्क्वायर r. जब आप ओमेगा को रिप्लेस करते हो 2 पाई f से, तो ये फार्मूला चेंज होके क्या बन जाता है, 4 पाई स्क्वायर m f स्क्वायर इंटू r. इन टर्म्स ऑफ टाइम पीरियड चाहिए तो f की जगह 1/t पुट कर देंगे. तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, 4 पाई स्क्वायर m f स्क्वायर इंटू r. ऑप्शन इज चार्ली. नेक्स्ट क्वेश्चन, आर ओमेगा स्क्वायर एज अ यूनिट. आर ओमेगा स्क्वायर का यूनिट क्या होगा. देखिए, आर ओमेगा स्क्वायर का यूनिट बताने के लिए आपको पता होना चाहिए कि आर ओमेगा स्क्वायर किसका फार्मूला. तो हमारे पास फार्मूला ये है फोर्स का, या ये फार्मूला है एक्सेलेरेशन का. देखिए मैस नहीं है ना, अगर तो मैस होता तो एम ओमेगा स्क्वायर आर ये फोर्स है. मैस नहीं है तो फिर ये ओमेगा स्क्वायर आर या आर ओमेगा स्क्वायर ये क्या है, सेंटीपिटल एक्सेलेरेशन. तो यूनिट इसका क्या होगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर. तो करेक्ट ऑप्शन इज चार्ली. नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंटीपिटल एक्सेलेरेशन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज वी स्क्वायर ओवर आर अल्फा. ये भी करेक्ट है. आर ओमेगा स्क्वायर ये भी करेक्ट है. तो दोनों आपके पास करेक्ट है. क्या आर ओमेगा भी करेक्ट है, क्या वी ओमेगा, क्या सेंटीपिटल एक्सेलेरेशन के फार्मूला को हम वी ओमेगा से रिप्लेस कर सकते हैं. देखिए, अगर आपको ना समझ आ रही हो कि वी ओमेगा से रिप्लेस कर सकते हैं या नहीं कर सकते, तो आप ये भी कर सकते हो कि आप इनके यूनिट को चेक कर लो. आपको यूनिट से आइडिया हो जाएगा कि क्या इसको हम वी ओमेगा से रिप्लेस कर सकते हैं या नहीं कर सकते. दूसरा तरीका ये है कि आप सॉल्व करके चेक करें कि क्या इस फॉर्म में कन्वर्ट होता है या नहीं होता. तो सेंटीपिटल एक्सेलेरेशन का फार्मूला है वी स्क्वायर ओवर आर. हमें आर नहीं चाहिए तो आर को रिप्लेस कर देते हैं. v इज इक्वल टू आर ओमेगा. तो आर हमारे पास इक्वल आएगा v ओवर ओमेगा के. तो यहां पर आप आर की जगह v ओवर ओमेगा पुट करें. ये v कैंसिल होगा, ओमेगा मल्टीप्लाई. तो सेंटीपिटल एक्सेलेरेशन का फार्मूला v ओमेगा भी हो सकता है. तो चार्ली भी करेक्ट है. तो आंसर क्या है, डेल्टा. अगर आप इसको यूनिट से चेक करना चाहते हैं कि क्या हमारे पास, अगर हम इसके यूनिट को देखें तो क्या यूनिट से हमारे पास ये वेरीफाई होता है, तो बिल्कुल होगा. कैसे होगा, आपके पास वी ओमेगा, वेलोसिटी का यूनिट हमारे पास मीटर पर सेकंड, ओमेगा का होता है रेडियन पर सेकंड. तो ये आपके पास आएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर. रेडियन डायमेंशन लेस है तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर डायमेंशन वाइज एक्सेलेरेशन के इक्वल है. तो इसलिए डेल्टा करेक्ट आंसर होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि इफ E is the kinetic energy of body moving in a circle of radius r, the centripetal force may be written as. अब हमें वो फार्मूला या मेंशन करना है जो इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी है. तो हमने ये लेक्चर में डिस्कस किया था. फार्मूला है m v स्क्वायर ओवर r. इसको काइनेटिक में कन्वर्ट करना है तो काइनेटिक के फार्मूला हाफ m v स्क्वायर होता है. तो हाफ बनाने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दें. तो 2 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया और ये 2 से डिवाइड कर दिया. फार्मूला को कुछ यूं लिख दिया कि r को सेपरेट कर दिया. जो 2 मल्टीप्लाई किया वो यहां पर, जो 2 डिवाइड किया वो यहां पर. तो ये क्या बन गया, एम वी स्क्वायर ओवर 2 काइनेटिक एनर्जी. तो फार्मूला आ गया 2 टाइम्स काइनेटिक ओवर रेडियस. तो 2 टाइम्स काइनेटिक ओवर रेडियस कौन सी ऑप्शन है, डेल्टा. नेक्स्ट क्वेश्चन, A ball of mass 0.25 kilogram attached to the end of a string of length 1.96 meter is moving in a horizontal circle. The string will break if the tension is more than 25 Newton. What is the maximum speed with which the ball can be moved? हमें mass given है 0.25 किलोग्राम, string की length यानी radius given है 1.96, जो tension है वो given है 25. तो maximum speed क्या होगी. horizontal circle में हमारे पास हर point पे जो speed है वो फिक्स है और ये वो स्पीड है जिससे बॉडी रोटेट करेगी. अगर स्पीड इससे ज्यादा हो तो स्ट्रिंग ब्रेक कर जाएगी, कोई टेंशन इंक्रीज कर जाएगी. तो क्या रिलेशन होता है कि सेंट्रीपिटल फोर्स इन हॉरिजॉन्टल सर्कल इज इक्वल टू टेंशन. तो यहां पर टेंशन हमें गिवन है, स्पीड फाइंड करनी है. तो फॉर्मूला एम वी स्क्वायर ओवर आर इज इक्वल टू टी लिखेंगे. तो वी किसके इक्वल आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई टी इंटू आर ओवर एम, और स्क्वायर इलिमिनेट करने के लिए अंडर रूट. अब यहां पर टेंशन की वैल्यू हमारे पास क्या है, टेंशन है 25, कितना है रेडियस 1.96 और मास क्या है 0.25.
अब 0.25, 1.96 और 25 इसको आपने सॉल्व करना। अब जिस तरह से आपको आसान लगे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। मैं कैसे सॉल्व करूंगा देखें, मैं इसको 25, इसको मैं 2 लिख देता हूं, 1.9 को अप्रॉक्सीमेशन, और 0.25 का मतलब होता है 1/4। तो 4 मल्टीप्लाई हुआ 25 से तो क्या होगा 100, तो 100 इंटू 2 आ गया, 100 का अंडर रूट 10 और 2 का 1.4, तो 1.4 इंटू 10 आपके पास 14 इसका राइट आंसर है। करेक्ट ऑप्शन इज अल्फा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपेंस टू द सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन of a revolving body if you double the orbital speed and half the angular velocity। अब क्वेश्चन में हमें यह कहा गया कि हमारे पास सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन को क्या फर्क पड़ेगा, सॉरी, अगर क्या किया जाए ऑर्बिटल स्पीड को डबल कर दिया जाए और हाफ कर दिया जाए एंगुलर वेलोसिटी को, या ओमेगा आएगा। ओमेगा को आपने क्या कर दिया हाफ और डबल कर दिया आपने एंगुलर स्पीड को, तो यहां पर हमारे पास क्या आएगा ओमेगा आएगा। ये हमने ऑर्बिटल स्पीड को जो v है उसको क्या कर दिया डबल कर दिया और ओमेगा को हाफ कर दिया। अब अभी रिसेंटली अब जो क्वेश्चन देखा जहां पर सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन के डिफरेंट फार्मूलाज देखे, उस फार्मूला में आपने देखा कि एक फार्मूला v इंटू ओमेगा भी था, क्योंकि डाटा की बेस पे डिसाइड होगा कि कौन सा फार्मूला है। तो इस फार्मूला को अगर आप यूज़ करें तो आपने v को कर दिया डबल, यहाँ पर आपके पास 2v आ गया, ओमेगा को कर दिया हाफ या ओमेगा बाय 2 आ गया, तो 2 से कैंसिल, इसका मतलब फार्मूला में कोई भी चेंज नहीं आया। तो अगर स्पीड डबल हो जाए ओमेगा हाफ हो जाए तो सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन क्या रहेगी, वो हमारे पास सेम रहेगी। तो क्या इसका आंसर है हमारे पास अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन, a car of mass 1000 kg is moving with speed 72 km per hour in a circular track of radius 100 meter. The centripetal force is, सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ आपने स्पीड को कन्वर्ट करना है। तो 72 किलोमीटर मीन्स 72 इंटू 1000, 1 आवर मीन्स 3600, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा, ये जीरो कैंसिल, 36 इंटू 2 72, 72 से 2 आपके पास आ गया, 2 इंटू 10 20, तो स्पीड आपके पास 20 आ गई। अब आगे फार्मूला फोर्स का mv²/r, तो यहाँ मैस की वैल्यू 1000 है, स्पीड हमारे पास क्या है 20, यहाँ 20 का स्क्वायर, और जो रेडियस हमारे पास है दैट इज 100, तो 100 इंटू 10 1000, 20 का स्क्वायर 400, 400 इंटू 10 4000 न्यूटन राइट आंसर होगा। करेक्ट ऑप्शन डेल्टा। An aircraft execute a horizontal loop of radius 1 km with a steady speed of 900 km per hour। Horizontal loop means ये horizontal circle है, फाइंड करनी है सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन। फार्मूला क्या होगा, AC इज इक्वल टू v²/r, क्योंकि v की फॉर्म में डाटा है, तो v की वैल्यू क्या है 900 किलोमीटर। तो यहाँ पर कन्वर्ट इसको पहले कर लें, किलोमीटर मीन्स मल्टीप्लाई क्या होगा 1000 एंड 1 आवर मीन्स 3600, तो ये दो जीरोस कैंसिल हो गए, 9 इंटू 4 36 एंड 4 इंटू 250 1000, तो वेलोसिटी की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर क्या है दैट इज 250, यूनिट क्या होगा मीटर पर सेकंड। अब यहाँ v पुट कर दें 250, स्क्वायर में पुट नहीं कर रहा, मैं इसको स्क्वायर की जगह 2 दफा लिख रहा हूं। कितना रेडियस 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर मीन्स 1000 मीटर। अब ये दोनों जीरो आपके पास कैंसल आउट हो गए। अब 5 इंटू 2 10, ये 5 आपके पास आ गया। अब 25 को 5 से मल्टीप्लाई करें 125, और 125 डिवाइड बाय 2, तो देखिए मैंने क्या किया, सोल्यूशन को आसान किया कि मुझे 250 का स्क्वायर ना लेना पड़े। तो 120 का हाफ होता तो 60, तो यहाँ के पास 62.5 आंसर होगा, और यूनिट इसका होगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। करेक्ट ऑप्शन इज चार्ली। एक जैसे क्वेश्चन हैं, लेकिन प्रैक्टिस मैं इस वजह से करवा रहा हूं ताकि आपको मुख्तलिफ कैलकुलेशंस का पता चले और उनके शॉर्टकट्स पता चलें कि किस तरह से अपनी कैलकुलेशन को आपने छोटा करना है, ना कि बड़ी बड़ी वैल्यूज को मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर दें। फार्मूला से रिलेटेड क्वेश्चन है, सेंट्रीपिटल फोर्स मे बी इक्वल टू, सेंट्रीपिटल फोर्स हमारे पास इनमें किसके इक्वल है, अल्फा mv²/r, करेक्ट है।
बीटा पी वी ओवर आर, रिसेंटली एक फार्मूला हमने ये ड्राइव किया था इन टर्म्स ऑफ वी, जहां पर एम वी स्क्वेयर में एम वी इंटू वी लिखा, तो बीटा भी करेक्ट है। और चार्ली, उसी क्वेश्चन में मैंने आपको इन टर्म्स ऑफ मैस बताया था, तो चार्ली भी करेक्ट। तो आंसर क्या है यहाँ पर? डेल्टा। बीटा और चार्ली को मैं रिपीट करने लगा हूं, देख लें। फोर्स का फार्मूला एम वी स्क्वेयर ओवर आर होता है, इसको एम वी ओवर आर लिख सकते हैं। तो ये आपके पास आ गया इस एम वी की जगह पी, तो पी वी ओवर आर, इसलिए बीटा करेक्ट है। फिर इसी फार्मूला एम वी स्क्वेयर ओवर आर में आप इस फार्मूला को m से मल्टीप्लाई और m से डिवाइड कर दें। जब आपने m से मल्टीप्लाई m से डिवाइड किया तो ऊपर मल्टीप्लाई करने से m स्क्वायर v स्क्वायर आ गया, तो ये p स्क्वायर बन गया, तो ये p स्क्वायर ओवर m r के इक्वल भी है। इस वजह से डेल्टा आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बॉडी मूव्स इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 मीटर विद अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 8 मीटर पर सेकेंड, experience a centripetal force 128 Newton. What is the mass of the body? हमें given है radius 4 मीटर, हमें given है radius 4 मीटर, speed हमें given है 8 मीटर पर सेकेंड, centripetal force given है 128 न्यूटन और हमें mass को कैलकुलेट करना है। फोर्स का फार्मूला m टाइम v स्क्वायर ओवर r, तो mass इक्वल आएगा फोर्स टाइम्स रेडियस ओवर v स्क्वायर। वैल्यूज को पुट करें, फोर्स है 128, कितना है रेडियस 4 और स्पीड कितनी है 8। अब यहां पर भी 8 का स्क्वायर लिख लें तब भी ठीक है, क्योंकि 64 इंटू 2 128 हो जाएगा, तो ये 8 का स्क्वायर। 128 को 4 से मल्टीप्लाई अभी ना करें, 8 का स्क्वायर 64, तो 64 इंटू 2 128, 2 इंटू 4 8, तो 8 किलोग्राम राइट आंसर है। करेक्ट ऑप्शन बीटा। When a body is whirled in a horizontal circle by means of a string, the centripetal force is supplied by, हमने क्या पढ़ा था कि जब हॉरिजॉन्टल सर्कल में हमारे पास बॉडी रोटेट करती है, कैसी बॉडी? एक ऑब्जेक्ट जो एक स्ट्रिंग से अटैच हो और हम उसको रोटेट करवा रहे हो किस में? एक हॉरिजॉन्टल सर्कल में। तो इस केस में जो स्ट्रिंग में टेंशन होती है, वो टेंशन स्ट्रिंग के अंदर प्रोवाइड करती है सेंट्रीपिटल फोर्स। तो करेक्ट आंसर यहां पर क्या होगा? द सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय द टेंशन इन द स्ट्रिंग, बीटा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू बॉडीज ऑफ mass 10 kilogram and 5 kilogram moving in a concentric orbits of radius capital R and small r such that their periods are same, then the ratio between their centripetal acceleration is। दो ऑब्जेक्ट हैं, उनके मैस गिवन है, इनको मैं नाम दे देता हूं कि m1 10 किलोग्राम है और m2 5 किलोग्राम है, मूव कर रहे हैं कॉन्सेंट्रिक ऑर्बिट्स के अंदर, और जो हमारे पास उनके रेडियस हैं r1 कैपिटल R और r2 स्मॉल r, दोनों के टाइम पीरियड सेम है। t1 हमारे पास t2 के इक्वल है। टाइम पीरियड सेम होने का मतलब होगा कि दोनों के ओमेगा की वैल्यू सेम है। कैसे? क्योंकि ओमेगा इक्वल होता है 2 पाई ओवर टाइम पीरियड के। तो टाइम पीरियड अगर सेम तो ओमेगा की वैल्यू सेम। क्या फाइंड करनी है हमने रेशियो फाइंड करनी है उनकी सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन की, a1 ओवर a2। तो एक्सेलेरेशन का फार्मूला होता है ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, तो मैथ्स की फॉर्म जरूरत ही नहीं है। आर के साथ क्या रिलेशन है? डायरेक्ट। इसका मतलब सेंट्रीपिटल जो एक्सेलेरेशन होगी उसका रेडियस के साथ डायरेक्ट रिलेशन होगा। r1 कैपिटल R, r2 स्मॉल r, तो कैपिटल R ओवर स्मॉल r, अल्फा ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फोर्स विच कैन डू नो वर्क ऑन अ बॉडी ऑन विच इट एक्ट्स। कौन सी फोर्स है जो इनमें से बॉडी पे कोई वर्क एक्ट नहीं प्रोड्यूस करती, जिस वजह से कोई वर्क नहीं होता? फ्रिक्शन, फ्रिक्शन की वजह से वर्क डन होता है। फ्रिक्शन अप्लाइड फोर्स के अगेंस्ट होती है, इसके वर्क को हम नेगेटिव लेते हैं। इलास्टिक फोर्स, इसका वर्क होता है। स्प्रिंग का केस ले लें, स्प्रिंग के अंदर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। चार्ली, ग्रेविटेशनल फोर्स, वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी हम लेते हैं और अलॉन्ग द ग्रेविटेशनल फोर्स भी लेते हैं। तो इन तीनों का जो वर्क डन होता है वो हमारे पास होता है प्रोड्यूस। कहता है विच कैन डू नो वर्क, कौन सी है जो वर्क नहीं करती? तो दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स, डेल्टा, क्योंकि ये डिफ्लेक्टिंग फोर्स के तौर पे काम करती है। अ स्ट्रिंग ब्रेक्स इफ द टेंशन एक्सीड्स 10 न्यूटन। A stone of mass 250 gram tied to the string of length 10 centimeter is rotated in a horizontal circle. The maximum angular velocity of rotation can be। पहले भी ऐसा क्वेश्चन किया था लेकिन वो in terms of v था, ये in terms of ओमेगा है।
हमें यहां पर टेंशन गिवन है, टेंशन हमें गिवन है 10 न्यूटन, इसके अलावा हमें मैस गिवन है, हमें रेडियस जो लेंथ की फॉर्म में 10 सेंटीमीटर, लेकिन ओमेगा कैलकुलेट करना है। तो हॉरिजॉन्टल सर्कल में हमारे पास जो टेंशन है वो सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल, यहाँ इन टर्म्स ऑफ ओमेगा लिखेंगे तो m ओमेगा स्क्वायर r, तो ओमेगा का फार्मूला क्या बनेगा, अंडर रूट ऑफ टेंशन, और m और r ये डिवाइड हो रहे होंगे। तो यहाँ पर अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर वैल्यूज पुट करें, टेंशन की वैल्यू यहाँ पर 10 गिवन है हमें, मैस हमें गिवन है 250 ग्राम। अब 250 ग्राम का मतलब है कि हमारे पास, सॉरी ये क्या आएगा, 250 डिवाइड बाय 1000, और क्या है रेडियस 10 सेंटीमीटर, तो मींस 10 डिवाइड बाय 100। अब इसको सॉल्व कर लें, जो जीरो कैंसिल होते हैं उनको कैंसिल करें, ये आपके पास दोनों जीरो कैंसिल हो जाएंगे। हमारे पास के अलावा 25 को 1000 से सॉल्व अभी करना चाहें आपकी मर्जी है, बाद में करना चाहें तभी आपकी मर्जी है। अगर 25 को मैं 1000 से सॉल्व करता हूं तो 25 इंटू 4 100 होता है, तो ये 40 आएगा, तो 40 जाके मल्टीप्लाई हुआ न्यूमरेटर में, तो 40 इंटू 10 ये 400, और 400 का अंडर रूट क्या होगा, वो 20 होगा, तो 20 रेडियन पर सेकेंड। करेक्ट ऑप्शन इज अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन, an electric fan has blades 30 centimeter length as measured from its axis of rotation. If the fan is rotating at 1200 rpm, the acceleration of a point on the tip of the blade is about. एक इलेक्ट्रिक फैन, उसके लेंथ हमें गिवन है, उसके ब्लेड्स की मींस रेडियस, जो हम कहाँ से ले रहे हैं, एक्सिस ऑफ रोटेशन से लेंथ ले रहे हैं। इफ द फैन इज रोटेटिंग एट 1200 rpm, हमें ओमेगा गिवन है, फाइंड करनी है एक्सेलेरेशन, तो A इज इक्वल टू R ओमेगा स्क्वायर, R 30 सेंटीमीटर, तो 30 डिवाइड बाय 100 हो जाएगा, ओमेगा 1200 rpm कन्वर्ट करें तो 2 पाई से मल्टीप्लाई, 60 से डिवाइड, लेकिन स्क्वायर आएगा। अब सॉल्व करने के लिए 60 इंटू 2 120 होता है, तो ये 20 आएगा, 20 इंटू 2 40, 40 का स्क्वायर, 40 का स्क्वायर आपके पास क्या होता है 1600, क्योंकि 4 का स्क्वायर 16 और 10 का 100, तो 1600, और ये जीरो जो आपके पास है 30 ओवर 100 था, तो ये जीरो मैंने कैंसिल कर दिया। एक मिनट, तो ये जीरो आपके पास कैंसिल हुआ, और 20 इंटू 2 40, 40 का स्क्वायर 1600, और पाई है 7, तो पाई स्क्वायर हो जाएगा, ये जीरो भी कैंसिल कर दें, तो 160 इंटू 3 आपके पास क्या होगा, ये 480 होगा, तो 480, और इसके अलावा आपके पास साथ क्या है, पाई का स्क्वायर है, और यूनिट आपके पास मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इस फॉर्म में ऑप्शन नहीं है, इसका मतलब पाई को सॉल्व करना पड़ेगा। पाई की वैल्यू क्या होती है, पाई की वैल्यू हमारे पास है 3.14, तो यहाँ पर आप 3.14 को 3.14 से मल्टीप्लाई करें, स्क्वायर लें, तो अप्रॉक्सीमेटली आप कह सकते हैं पाई स्क्वायर हमारे पास ये 10 के इक्वल होगा, क्योंकि 9.8 आता है, तो पाई स्क्वायर, और मैंने एक दफ़ा पहले भी आपको कहा था कि पाई स्क्वायर को हम 10 के इक्वल लिखते हैं सॉल्व करने के लिए भी, तो 480 इंटू 10 क्या हो जाएगा 4800, तो सबसे क्लोज आपके पास आंसर क्या है, वो बीटा है 4740। तो बजाय एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड करने के लिए अप्रॉक्सीमेशन को यूज करें। द कर्व फ्लाइट ऑफ अ फाइटर प्लेन एट हाई स्पीड रिक्वायर्ड अ लार्ज, जो फाइटर प्लेन्स होते हैं हाई स्पीड पे, उन्हें क्या चीज रिक्वायर्ड होती है ज्यादा, रिक्वायर्ड अ लार्ज, आंसर क्या होगा सेंट्रीपिटल फोर्स, उनको ज्यादा सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड होती है ताकि वो कर्व पाथ में मूव कर सकें। Two particles of equal mass are revolving in a circular path of radius r1, r2 respectively with the same speed. The ratio of their centripetal force is, दो पार्टिकल हैं, उन दोनों के इक्वल मैसेज हैं, m1 m2 के इक्वल है, सर्कुलर पाथ का रेडियस r1 एंड r2। कहता है अगर उन दोनों की स्पीड सेम है तो रेशो सेंट्रीपिटल फोर्स की क्या होगी, सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला mv स्क्वायर ओवर r, तो मैस भी सेम है, स्पीड भी सेम है, तो फोर्स का रेडियस के साथ इनवर्स रिलेशन होगा।
अब यहाँ पर हमें रेशियो रिक्वायर्ड है, तो F1 ओवर F2 क्या बनेगा, वो बनेगा R2 ओवर R1। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन, a particle moves in a circle of radius 25 centimeter at 2 revolutions per second. The radial acceleration means centripetal acceleration फाइंड करनी है। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन का फार्मूला इन टर्म्स ऑफ ओमेगा यूज करेंगे, क्योंकि रेवोल्यूशंस की फॉर्म में ओमेगा स्क्वायर इनटू आर कितना है, 2 रेवोल्यूशंस पर सेकंड। तो यहाँ 2 रेवोल्यूशंस, एक रेवोल्यूशन में 2 पाई रेडियंस, 2 इंटू 2 पाई आ जाएगा। और क्या रेडियस है, 25 सेंटीमीटर, मीन्स 25 डिवाइड बाय 100। तो ये आपके पास आ गया 1/4, 2 इंटू 2 4, 4 का स्क्वायर 16, तो 16 पाई स्क्वायर डिवाइड बाय 4, तो 4 पाई स्क्वायर आपका आंसर होगा, यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर। करेक्ट ऑप्शन चार्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ स्टोन इज वेल्ड इन अ वर्टिकल प्लेन, द स्टोन हैज। देखिए वर्टिकल प्लेन वाला क्वेश्चन है, ये वर्टिकल सर्कल का हमने केस डिस्कस किया था। जब वर्टिकल सर्कल में बॉडी रोटेट कर रही होती है तो आप जानते हैं कि टॉप, बॉटम और इवन दरमियान में किसी भी पॉइंट के ऊपर आपकी स्पीड की मैग्नीट्यूड सेम नहीं होती। अगर टॉप की वेलोसिटी के फार्मूला को देखें तो वो √GR थी, अगर बॉटम पे फार्मूला देखें तो वो मैक्सिमम √5GR है, अगर मिडवे इन दो पॉइंट्स पे देखें तो ये √3GR के इक्वल है। तो क्या हर पॉइंट पे v सेम है, नो। अब हर पॉइंट पे अगर v की वैल्यू सेम नहीं है, इसका मतलब टेंजेंशियल वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो फिर ये नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का केस है, जहां पर आपके पास v की वैल्यू चेंज हो रही है। तो फिर कहता है स्टोन इज वेल्ड इन अ वर्टिकल प्लेन, तो स्टोन के पास क्या होगा, स्टोन के पास फिर रेडियल एक्सेलेरेशन भी होगी, मींस सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन भी होगी, वो रोटेट करने के लिए रिक्वायर्ड है। इसके अलावा अगर v हर पॉइंट पे चेंज हो रहा है तो हर पॉइंट के ऊपर टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन भी होगी। तो अल्फा रेडियल एक्सेलेरेशन ओनली, इनकरेक्ट। बीटा टेंजेंशियल ओनली, इनकरेक्ट। चार्ली बोथ रेडियल एंड टेंजेंशियल, करेक्ट। तो आंसर क्या है, चार्ली। A body is rotating in a circle of radius r, keeping period of rotation constant but radius is doubled. The centripetal force become, एक बॉडी सर्कल में मूव कर रही है, इसका रेडियस r है, अगर उसका टाइम पीरियड t वो कांस्टेंट हो और रेडियस को डबल कर दें तो सेंट्रीपिटल फोर्स पे क्या फर्क पड़ेगा। सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला m ओमेगा स्क्वायर r, इन टर्म्स ऑफ टाइम पीरियड चाहिए तो ओमेगा की जगह 2 पाई ओवर टाइम पीरियड रिप्लेस कर दें, तो ये आ गया ओमेगा 2 पाई ओवर t होल स्क्वायर इंटू r, तो रिजल्ट बन जाएगा 4 पाई स्क्वायर ओमेगा r ओवर t का स्क्वायर। तो टाइम पीरियड कांस्टेंट है, अगर टाइम पीरियड कांस्टेंट है तो r के साथ हमारा जो रिलेशन है वो डायरेक्ट होगा। तो टाइम पीरियड कांस्टेंट, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस, तो अगर रेडियस हमारा डबल तो फिर फोर्स की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। तो फिर रेडियस बिकम्स डबल, देन फोर्स विल बिकम्स डबल। तो डबल आंसर चार्ली। A particle is acted upon by a force of constant magnitude which is always perpendicular to the velocity of the particle. The motion take place in a plane. It follows that. स्टेटमेंट को देखें, पार्टिकल इज एक्टेड अपॉन बाय अ फोर्स ऑफ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड, एक पार्टिकल पे एक कांस्टेंट फोर्स अप्लाई हो रही है विच इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी, जो हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है। तो याद रखिएगा कि वेलोसिटी के परपेंडिकुलर अगर फोर्स लग रही है तो ये बेसिकली सेंट्रीपिटल फोर्स है, ये कर्व पाथ में हमारे पास होता है। फिर कहता है द मोशन टेक प्लेस इन अ प्लेन, अगर मोशन एक प्लेन में है तो इट फॉलोज दैट, सिंपल, अगर वेलोसिटी के परपेंडिकुलर फोर्स है तो आंसर क्या होगा, इट इज अ सर्कुलर पाथ, मोशन सर्कुलर होगी। इफ अ पार्टिकल मूव्स विद यूनिफॉर्म स्पीड देन इट्स टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन विल बी, अगर यूनिफॉर्म स्पीड हो तो ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, और हम जानते हैं कि हमारे पास यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन क्या होती है, वो जीरो होती है, क्योंकि स्पीड जो टेंजेंशियल अगर वो यूनिफॉर्म यानी कांस्टेंट तो चेंज इन टेंजेंशियल वेलोसिटी जीरो, तो टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन भी जीरो, अल्फा आंसर। लास्ट क्वेश्चन, इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन द फैक्टर दैट रिमेन कांस्टेंट इज। स्टेटमेंट में देखें तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, तो कहता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में कौन सा फैक्टर है या फैक्टर्स हैं जो कांस्टेंट रहते हैं। क्या लीनियर वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है, याद रखिएगा कि लीनियर वेलोसिटी की सिर्फ मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहती है, हर पॉइंट पे टेंजेंट की डायरेक्शन चेंज हो रही होती है, सेंट्रीपिटल फोर्स।
इसकी भी मैग्नीट्यूड चेंज होगी। हर पॉइंट पे हमारे पास जो रेडियल वेक्टर है वो चेंज होगा, तो सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन भी चेंज होगी। एक्सेलेरेशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हमारे पास जो सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन है उसकी भी फोर्स की वजह से डायरेक्शन चेंज होगी। तो स्पीड स्केलर है, इसकी डायरेक्शन होती नहीं है। तो अगर यूनिफॉर्म मोशन है तो स्पीड की है ही सिर्फ मैग्नीट्यूड, तो स्पीड ओवरऑल क्या रहेगी, वो कांस्टेंट रहेगी। और स्पीड के अलावा हमारे पास अगर काइनेटिक एनर्जी होती तो याद रखिएगा काइनेटिक एनर्जी भी कांस्टेंट होती। इसके अलावा ओमेगा की डायरेक्शन भी अलोंग द एक्सिस, तो वो भी कांस्टेंट। तो स्पीड, काइनेटिक और ओमेगा, ये वो तीन चीजें हैं जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हमारे पास क्या रहेंगी, कांस्टेंट रहेंगी। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, डेल्टा होगा। तो ये वो एमसीक्यूज थे जो सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन से रिलेटेड थे, वो जो रह गए थे। तो उम्मीद है काफ़ी चीज़ें आपकी क्लियर हुई होंगी कॉन्सेप्ट वाइज भी, और इसके अलावा कुछ आपको कैलकुलेशन से रिलेटेड भी हेल्प मिली होगी। अपना ख्याल रखिएगा और दूसरों का भी ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला हमारे लिए आसानियाँ पैदा करे और हम दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करें। अल्लाह हाफिज़।